इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। दोस्तों, मार्टिन लूथर किंग का ये कोट आज भी उतना ही रेलेवेंट है। इसलिए दुनिया के हर देश के पास अपना खुद का लॉ एंड ऑर्डर मैकेनिज्म होता है जो उस देश में पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करने में मदद करता है। दोस्तों, जस्टिस सिस्टम सिटीजन्स के सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। इंडियन रिपब्लिक भी इसी प्रिंसिपल के फाउंडेशंस पर बेस्ड है। ये तो हम जानते हैं कि कॉलोनियल एरा में ब्रिटिशर्स ने कैसे इंडियंस को सप्रेस किया और उनके इनहेरेंट राइट्स को हमेशा एक्सप्लॉइट किया। जस्टिस और इक्वालिटी के नाम पर लाए जाने वाले एक्ट्स केवल ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के मोटिव्स को सर्व करते थे। इंडियंस को कुछ मिलता था तो वो था सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लॉइटेशन। इसलिए जब इंडियन रिपब्लिक के फाउंडिंग फादर्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया तब उनका एक ही मकसद था और वो था कंट्री के हर एक सिटीजन को बिना किसी भेदभाव के जस्टिस इंश्योर करना। इसी विजन को दिमाग में रखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में शुरुआत से ही जस्टिस शब्द को इनकॉर्पोरेट किया गया। इतना ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्पिरिट जस्टिस और इक्वालिटी जैसे प्रिंसिपल्स पर ही बिल्ड की गई। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का आर्टिकल 39A स्टेट को यह इंश्योर करने के डायरेक्शंस देता है कि वो देश के हर एक नागरिक को इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड सिक्योर कर पाए। इंडिया में जस्टिस को इंश्योर करने का दायित्व हमारे इंडियन जुडिशरी को दिया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इंडियन जुडिशियल सिस्टम को 2 लेवल्स में बांटा गया है। पहला है सुपीरियर जुडिशरी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आता है, और दूसरा है सबऑर्डिनेट जुडिशरी, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और बाकी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं। इंडियन जुडिशरी की फंक्शनिंग शुरू हुई जनवरी 28, 1950 को, और तब से लेकर आज तक हमारे जुडिशियल सिस्टम ने देश की मोरल स्पिरिट को इंटैक्ट रखने की पूरी कोशिश की। डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए कितनी बार जुडिशरी देश की गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट जाने से भी नहीं कतराई, और तो और उसने हर सिटीजन को बिना उसकी क्लास, जेंडर, स्टेटस, रिलीजन एक्सेट्रा पर भेदभाव किए समानता से सबको जस्टिस प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की। लेकिन इन सभी अचीवमेंट्स के बाद भी एक बहुत बड़ा इशू इस पूरे सिस्टम को हॉन्ट करता रहा, और वो है एक्सेसिव डिलेज इन दिस सिस्टम। निर्भया गैंगरेप केस इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। हालांकि पूरा देश जानता था कि इस केस के पीछे कौन कौन जिम्मेदार था, लेकिन इसके बावजूद भी उन 6 लोगों को गिल्टी साबित करने के लिए कोर्ट ने पूरे 8 साल लगा दिए। तो कुछ ऐसी ही हालत है हमारे जस्टिस सिस्टम की। आइए इसको थोड़ा और डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। इंग्लैंड के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर विलियम एडवर्ड ग्लैडस्टोन का एक रिमार्केबल फेज, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, किसी भी कंट्री के जस्टिस सिस्टम का बेसिक फीचर होता है। इसका मतलब यह है कि अगर जस्टिस को वक्त रहते प्रोवाइड नहीं किया जाए तो वो रियल जस्टिस नहीं कहलाता, क्योंकि जिस समय जस्टिस की असल जरूरत थी उस समय जस्टिस नहीं दी गई। इससे असल जस्टिस की एसेंस लूज हो जाती है और अल्टीमेटली वो जस्टिस डिनाइड होती है। इंडिया में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। ऐसा लगता है कि डिलेड जस्टिस इफ जस्टिस एट ऑल इंडियन जुडिशियल सिस्टम का एक बेसिक प्रेमाइज बन चुका है। अगर आंकड़ों की बात करें तो एज ऑफ सितंबर 2021 देश के हर छोटे बड़े कोर्ट्स को मिलाकर उनमें लगभग 4.5 करोड़ केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, जबकि 2019 में इन सभी कोर्ट्स में 3.3 करोड़ पेंडिंग केसेस थे। मतलब केवल पिछले 2 सालों में इंडियन कोर्ट्स की लिस्ट में हर दिन लगभग 23 नए केसेस ऐड हुए हैं। PRS के डेटाबेस के अकॉर्डिंग जहां एक तरफ 2010 से लेकर 2020 तक इंडियन कोर्ट्स में केसेस हर साल 2.8% की स्पीड से बढ़े, वहीं केवल 2019 से 2020 के बीच हाई कोर्ट्स के पेंडिंग केसेस 20% की तेजी से बढ़े, और वहीं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के केसेस में 13% की बढ़त देखने को मिली। इनफैक्ट फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज मार्कंडे कज्जू के मुताबिक अगर अब हम कोई भी नए केस ऐड ना करें तब भी इस पूरे बैकलॉग को क्लियर करने में कम से कम 360 ईयर्स लग जाएंगे। जी हाँ, 360 ईयर्स, डेज नहीं। और इन चीजों का सबसे एडवर्स इंपैक्ट पड़ता है अंडर ट्रायल्स पर। अंडर ट्रायल्स उन 21 लोगों को कहा जाता है जो या तो अपने ट्रायल का वेट कर रहे हैं या फिर उस प्रोसेस के थ्रू गुजर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एज ऑफ दिसंबर 31, 2019 देश भर की अलग अलग प्रिजन्स में नियरली 4.8 लाख प्रिजनर्स भर्ती थे, जिनमें लगभग 2/3 से ज्यादा यानी लगभग 3.3 लाख अंडर ट्रायल थे। इनमें से लगभग 5000 प्रिजनर्स 5 साल से भी ज्यादा समय से अंडर ट्रायल हैं, और इनमें से सबसे ज्यादा केसेस उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से हैं।
दोस्तों, अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि देश के कोर्ट्स की इतनी बुरी हालत को लेकर क्या आज तक कभी हाईलाइट नहीं किया गया? तो ऐसा नहीं है। दोस्तों, इंडियन जस्टिस सिस्टम की ये इनइफेक्टिवनेस 20th सेंचुरी की शुरुआत से ही नजर आने लगी। इसकी रेमेडी के लिए कई कमिटीज का गठन किया गया। 1924 में कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस रैंकिन के अंडर एक कमेटी का गठन किया गया, जिसका काम था सिविल अपील्स और केसेस के डिस्पोजल में आने वाले अननेसेसरी डिलेस के पीछे के कारणों को खोजना। इसी बेस पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार की। उसी तरह 1929 में जस्टिस SR दास की चेयरमैनशिप के अंडर एक और कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया। इस कमेटी ने देश के अलग अलग कोर्ट्स के कई बैकलॉग्स को क्लियर करने के मेजर्स प्रोवाइड किए। उसी तरह 1972 में जस्टिस JC शाह की चेयरमैनशिप के अंडर हाई कोर्ट एरियर्स कमेटी ने जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के डिलेस के कई कारण इनलिस्ट किए। लेकिन ये सभी एफर्ट्स आखिर में फ्यूटाइल ही साबित हुए, क्योंकि इन कमिटीज के द्वारा दिए गए मेजर्स ना तो कभी इंप्लीमेंट हो सके और ना ही कभी आगे डिस्कस किए गए। इतना ही नहीं, इंडियन लॉ कमीशन की 14th, 27th, 41st, 54th, 58th, 71st, 74th, 79th और 144th रिपोर्ट्स ने समय समय पर इंडियन जुडिशियल सिस्टम में हो रहे एक्सेसिव डिलेस को हाईलाइट किया, लेकिन उसका भी कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। जस्टिस PN भगवती ने अपनी 1985 की लॉ डे स्पीच में फिर से इन कंसर्न्स को एड्रेस किया। साथ ही साथ उनका कहना था कि यह सिस्टम एकदम कोलैप्स होने की कगार पर पहुंच गया है। तो आप देख सकते हैं कि केवल आज की जनरेशन ही नहीं, बल्कि हमारी पिछली जनरेशन्स ने भी जुडिशियल सिस्टम के इस स्लो पेस और इनएफिशिएंसीज को झेला है। आज हमारे देश में आम आदमी न्याय मिलने की आस लगाते लगाते ही मर जाता है। सालों सालों तक अदालतों के चक्कर काटने के बावजूद उनको न्याय नहीं मिल पाता। दोस्तों, स्पेस और टाइम के कंप्रेशन आज की इस ग्लोबलाइज्ड और मॉडर्न सिविलाइजेशन का एक फंडामेंटल फीचर है। लेकिन ये इतना आयरनिक है कि जहां हम इस हाई टेक एरा में हर तरफ स्पीड और एफिशिएंसी के पीछे इतना भाग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देश का जस्टिस सिस्टम इतना सुस्त है। अब जाहिर है कि आपके मन में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि इसके पीछे के कारण क्या हैं, वो कौन से रीजंस हैं जो इंडियन जुडिशरी की इस हालत के लिए जिम्मेदार हैं। तो आइए देखते हैं उन रीजंस को। हाई एंड ड्राई वैकेंसीज। देश में जजेस और कोर्ट्स की कमी केसेस के डिलेड डिस्पोजल का प्राइमरी कारण है। इंडिया की पॉपुलेशन आज 100 करोड़ से भी ज्यादा है, लेकिन अगर जजेस की संख्या को देखें तो वो मात्र 17,615 है। 2000 में जहां यूएस की 1 मिलियन पॉपुलेशन के लिए 107 और कनाडा में 75 जजेस हैं, वहीं इंडिया में ये केवल 10.5 हैं। हालांकि ऑल इंडिया जजेस केस के लैंडमार्क केस में सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया के इस जज पॉपुलेशन रेशियो को बढ़ाने के लिए हर 5 साल बाद जजेस की संख्या एक प्लान्ड वे में बढ़ाने का सुझाव सामने रखा, लेकिन इसमें भी कोई खास कामयाबी हासिल नहीं हो पाई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस की सैंक्शन स्ट्रेंथ के अगेंस्ट वहां ऑलरेडी 33 जजेस अपॉइंटेड हैं, तो यहां वैकेंसी केवल एक जज की ही बाकी है। लेकिन वहीं हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट जो इन पेंडिंग केसेस में 99% कंट्रीब्यूट करती हैं, उनमें ये वैकेंसीज थाउजेंड्स में देखने को मिलती है। एज ऑफ नवंबर 2021 हाई कोर्ट्स में 1098 जजेस की सैंक्शन स्ट्रेंथ के अगेंस्ट 465 पोस्ट यानी कि 42% वैकेंसीज हैं, और ये आंकड़ा पिछले 12 सालों में सबसे बढ़ा है। और इनमें से 5 हाई कोर्ट्स यानी तेलंगाना, पटना, राजस्थान, उड़ीसा और दिल्ली की 50% से ज्यादा सीट्स वेकेंट थीं। दोस्तों, इवन ट्रिब्यूनल्स भी इस पेंडेंसी की प्रॉब्लम से पीड़ित हैं। फॉर इंस्टेंस, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास 2020 के एंड तक लगभग 21,259 केसेस का बैकलॉग था, जिसका एक मेजर रीजन उनकी एक्यूट स्टाफ शॉर्टेज थी। 63 मेंबर्स की सैंक्शन स्ट्रेंथ के अगेंस्ट NCLT केवल 39 मेंबर्स के साथ काम कर रहा है। दोस्तों, अगला मेजर चैलेंज है इनकॉम्पिटेंट एंड इनएफिशिएंट लॉयर्स एंड जजेस। दोस्तों, कई रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि इंडियन कोर्ट्स में ये अक्सर लॉयर्स अपने बेनिफिट्स के लिए अननेसेसरी एडजर्नमेंट्स का सहारा लेते हैं, यानी कि केसेस को अननेसेसरीली स्ट्रेच करते जाते हैं और ऐसा लगता है कि वो लॉ या जस्टिस में नहीं बल्कि एक बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। और दुख की बात तो यह है कि हमारे पास ऐसा कोई लॉ या एक्ट नहीं है जो इन केसेस को रिजॉल्व करने की टाइम लिमिट सेट करता हो, और ये सिस्टम इसी चीज का गलत फायदा उठाता है।
इसके चलते कोई भी लीगल एक्शन लेने के लिए एक आम इंसान को हैवी लीगल कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। इसलिए कोई पुअर या वल्नरेबल पर्सन कोर्ट्स के दरवाजे खटखटाने से पहले 10 बार सोचता है, और ये पूरे जुडिशियल सिस्टम के पर्पस को बेसलेस बना देता है। सिर्फ हैवी कॉस्ट ही नहीं, बल्कि इस सिस्टम के प्रोसीजर और फॉर्मेलिटीज इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स और टेक्निकल होते हैं कि किसी भी आम इंसान को हर कदम पर मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ एक्सेसिव नोटिसेस, रेड टेपिज्म, करप्शन, अननेसेसरी अपील्स और बाकी प्रोसीजरल इश्यूज में भी काफी टाइम वेस्ट होता है, जो डायरेक्टली इस बैकलॉग में कंट्रीब्यूट करता है। अगला कारण है एक्स्ट्रा लिटिगियस इंडियन। दोस्तों, जहां एक तरफ कुछ गरीब लोग इस सिस्टम को एक्सेस तक नहीं कर पाते, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसका एक्सेसिव यूज करके और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसी साल जुलाई में इंडिया सिंगापुर मीडिएशन समिट में CJI जस्टिस NV रमाना ने इस लग्जूरियस लिटिगेशन को इस पेंडेंसी का एक मेन कारण बताया है। इस लग्जूरियस लिटिगेशन से उनका मतलब था कि कुछ वेल्दी लोग अननेसेसरी रीजंस को लेकर अननेसेसरी अपील्स फाइल करके पूरे सिस्टम को इरिटेट करते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझें तो उसी मंथ एक बेंगलुरु बेस्ड लॉयर ने एक लोकल होटल को कोर्ट में केवल इस रीजन से घसीटा क्योंकि उसने 40 पैसे का एक्सेसिव अमाउंट चार्ज किया। ₹264.60 के बजाय होटल ने उस लॉयर से ₹265 चार्ज किए, और केवल इस रीजन से उस लॉयर ने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का इल्जाम लगाते हुए उस होटल के खिलाफ कोर्ट में कंप्लेंट फाइल की। तो दोस्तों, अब तक आप समझ गए होंगे कि हमारा जस्टिस कितना स्टैग्नेंट है और इसके पीछे के कारण क्या हैं, और हमारे इस पूरे सिस्टम को ओवरहॉल की कितनी ज्यादा जरूरत है। हालांकि कोई भी नेसेसरी चेंज ओवरनाइट नहीं लिया जा सकता है, लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि ये चेंज इम्पॉसिबल हो। इसके लिए सबसे पहले हमारे एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम को लॉ, ऑर्डर और राइट्स के प्रति हर एक इंडिविजुअल के बीच अवेयरनेस फैलानी होगी। हर एक सिटीजन को जस्टिस परस्यू करने के लिए जागरूक होना होगा। उसके साथ जुडिशरी के द्वारा अननेसेसरी और सिली डिलेस को रिमूव करने के लिए स्ट्रिक्ट फाइन्स इंपोज किए जाने चाहिए। इसी के साथ फ्रंटलाइन जुडिशरी के बर्डन को हल्का करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट, लोक अदालत, स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल्स, जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल बॉडीज के नंबर्स को बढ़ाया जाना चाहिए, और साथ ही साथ इसके थ्रू उन केसेस पर ज्यादा एफिशिएंसी से काम किया जा सकता है जो केसेस ज्यादा क्रिटिकल और जिनका इमीडिएट रिड्रेसल देश के लिए ज्यादा क्रूशल है। इसी के साथ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम जैसे कि मीडिएशन, आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलेशन जैसे मैकेनिज्म को लेकर लोगों में अवेयरनेस पहुंचाना बहुत जरूरी है। आर्बिट्रेशन में जो डिस्प्यूटिंग पार्टीज एक तीसरे इंडिपेंडेंट पर्सन को अपॉइंट करती हैं, जिसको एडजुडिकेटर कहा जाता है, और वो दोनों साइड्स को सुनकर एक न्यूट्रल बाइंडिंग जजमेंट प्रोवाइड कराता है। वहीं कॉन्सिलेशन और मीडिएशन में एक न्यूट्रल पार्टी दोनों डिस्प्यूटिंग पार्टी से बातचीत और दूसरे माध्यम से और उनको एक कॉमन एग्रीमेंट पर लाने की कोशिश करता है। ये मैकेनिज्म्स लेस सर्व या इनफॉर्मल केसेस में स्पीडी और कॉस्ट इफेक्टिव जस्टिस प्रोवाइड करने में बहुत कारगर साबित होते हैं, और इससे फ्रंटलाइन जुडिशरी के बर्डन को भी कम किया जा सकता है। दोस्तों, ऐसी सर्विसेज में एक्सेसिव पेपर वर्क और करप्शन डिलेज को बढ़ावा देता है। ऐसे में हमें चाहिए कि हम जुडिशरी जैसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम को टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से अपग्रेड करें। ई फाइलिंग, ई रिटर्न्स और ई शॉर्टेज की फैसिलिटीज को यूज करके केसेस की स्पीडी डिस्पोजल को इंश्योर किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड के प्रिंसिपल के साथ साथ एक और चीज ध्यान में रखने वाली है, और वो ये कि जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड। जी हाँ, ये प्रिंसिपल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए हर केस के सर्कमस्टेंसेस को कंसीडर करते हुए उसकी सफिशिएंट, रीजनेबल और ड्यू हियरिंग इंश्योर करना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि इसी के जरिए हम असल में इंडियन रिपब्लिक के फाउंडिंग फादर्स के ड्रीम को रियलाइज कर पाएंगे। जस्टिस किसी भी सिविलाइजेशन का एक फाउंडेशनल गोल होता है। इसलिए एक जुडिशियल मशीनरी के लिए ये बहुत जरूरी है वो अपनी ड्यूटी ड्यू डिलिजेंस के साथ निभाए, जिससे वो सोसाइटी में पीस, हार्मनी और प्रोग्रेस मेंटेन कर सके। तो दोस्तों, ये थी कहानी इंडिया के जुडिशियल सिस्टम की और उसकी परेशानियों की। इस वीडियो में मेंशन परेशानियों के अलावा आपके हिसाब से और कौन सी प्रॉब्लम है जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम को स्लो बनाती हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।